ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम के हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आज उनके पाठ्यक्रम में शामिल दुष्यंत कुमार, जो उनकी पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में शामिल है, ये अंतिम कवि है और इसकी तीसरी गज़ल लेकर आया हूँ जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। गज़ल का शीर्षक है भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, जिसका भावार्थ एवं सप्रसंग व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, ध्यान से सुने। ये सभी गज़लें इस गज़लकार की जो वर्तमान हमारी सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों और विद्रूपताओं का वर्णन करती है। गज़ल की पहली दो पंक्तियाँ इस प्रकार है। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। विद्यार्थियों, ये जो गज़ल है ये दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप शीर्षक काव्य संग्रह से संकलित है, जो 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कवि ने शासन तंत्र में व्याप्त लाल फीताशाही एवं विसंगतियों पर आक्षेप करते हुए सामाजिक समस्या की ओर संकेत किया है। शायर दुष्यंत कुमार कहते हैं कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका या वर्ग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रहा है। वह गरीबी, शोषण, आर्थिक विषमता तथा भूख आदि से ग्रस्त है। हमारे देश की संसद में इस बात पर काफ़ी चर्चा हो रही है। कई लोक लुभावन प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों की चुनावी घोषणाओं में भी गरीबी मिटाने का नारा प्रमुखता से रहता है। इस प्रकार शासन, प्रशासन एवं राजनेता भले ही गरीबी एवं भूख मिटाने की बातें करते हैं और यह मुद्दा सबकी जबान पर रहता है, परंतु सारा प्रयास कोरा दिखावा ही लग रहा है। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। ये मुद्दा सबकी जुबान पर है, परंतु सारा प्रयास कोरा दिखावा ही लग रहा है। कवि दुष्यंत कुमार इसमें आक्षेप पूर्वक भूखे लोगों से कहता है कि रोटी नहीं मिली तो क्या हुआ, कोरे आश्वासन तो मिल ही रहे हैं। संसद में मुद्दा चल ही रहा है, उस पर बहस हो ही रही है। सब्र रखो, कभी न कभी इसका परिणाम मिलेगा ही। सब्र से ही तब तक काम चला लो। विद्यार्थियों, मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ है, बहस जारी है। अर्थात आज भी हमारे देश में ये लोग रोटी, कपड़ा और मकान से वंचित है, लेकिन इन पर बहस जारी है। ये मुद्दा बना हुआ ही है। इस कथन से शासन एवं समाज की विसंगति पर व्यंग किया गया है। यथार्थ स्थिति पर सपाट बयानी एवं मानवतावादी स्वर इसमें दिखाई देता है और उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगली जो है गज़ल की पंक्तियां हैं वो इस प्रकार है कि मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ तक फासला रखकर छुआ। इसमें कवि ने मौत को आसान और जीवन को जीना कठिन बताया। मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, अर्थात कवि दुष्यंत कुमार जी या शायर दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि मौत एक चीते की तरह जीवन को दबोच लेती है। मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, वो प्राणांत करने में देर नहीं करती है, परंतु जिंदगी ने जब छुआ तक फासला रखकर छुआ। परंतु जिंदगी जीने में काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं और वह सहजता से नहीं मिलती है। जीवन यापन करना काफ़ी कठिन है। इन पंक्तियों में जीवन यापन करना कठिन बताया है। मौत बलशाली होती है और इस गज़ल के माध्यम से
अभावग्रस्त लोगों की वेदना को व्यंजित किया है। गज़ल की अगली दो पंक्तियां हैं। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भरकर गालियाँ दो, हा भरकर बद्दुआं। विद्यार्थियों, यह गज़ल भी दुष्यंत कुमार की है और इसमें कष्टमय जीवन को लक्ष्य कर आक्षेप किया गया है। दुष्यंत कुमार शायर कहते हैं कि अब ऐसा समय आ गया है कि गिड़गिड़ाने या काफ़ी खुशामद करने से भी लोगों पर उसका कोई असर नहीं होता है। शोषण का क्रम निरंतर चल रहा है, इसलिए गिड़गिड़ाने की अपेक्षा खूब गालियाँ दो, आहा भरकर साफ दो और यथाशक्ति विरोध करते रहो। ये संदेश इन पंक्तियों के माध्यम से गज़लकार ने दिया है। कवि दुष्यंत कुमार ने समकालीन सामाजिक यथार्थ को इन पंक्तियों में व्यंजित किया है। आक्रोश की व्यंजना नए ढंग से इसमें की गई है। अगली पंक्तियाँ हैं। क्या वजह है प्यास ज़्यादा तेज लगती यहाँ, क्या वजह है प्यास ज़्यादा तेज लगती है यहाँ, लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं। दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप काव्य संग्रह से संकलित यह गज़ल वर्तमानकालीन विषम दशा का चित्रण नए रूप में करती है। गज़लकार कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि क्या कारण है जो यहाँ पर आकर प्यास कुछ तेज़ लगती है, जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति करने की लालसा बढ़ जाती है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर पहले कुआं था, इसलिए प्यास स्वतः लग जाती है। यहाँ पर पूर्ति के साधन थे, इसलिए उनकी लालसा स्वयं बढ़ जाती है। प्यास का मतलब है लालसा से। परंतु अब वैसा समय एवं सुविधा कहाँ है। समकालीन सामाजिक जीवन में व्याप्त विषमता तथा अभावग्रस्तता की व्यंजना इस गज़ल में हुई है। संवेदनात्मक अनुभूति व्यंजित हुई है। गज़ल की आगे की दो पंक्तियाँ हैं, वो इस प्रकार है। आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को, आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को, आपके भी खून का रंग हो गया है सांवला। इस अवतरण में समकालीन विषम परिस्थितियों पर नए ढंग से आक्षेप किया गया है। कवि दुष्यंत कुमार कहता है कि दस्ताने पहनकर आग को छूने से नुकसान ही होता है, क्योंकि आग से दस्ताने भी झुलस जाते हैं। और हाथ भी जल जाते हैं। ऐसा गलत प्रयास करने से प्रयासरत व्यक्ति का रक्त भी काला पड़ जाता है और उसकी मेहनत का फल भी नहीं मिलता। अर्थात कोशिश करने पर भी सामाजिक विद्रूपता को बदला जाना संभव नहीं है। आप दस्ताने पहनकर छू रहे आग को, आपके भी खून का रंग हो गया सांवला। इस गज़ल के इस शेर में सामाजिक संवेदना व्यंजित हुई है। आग और दस्ताने सशक्त प्रतीक है। उन प्रतीकों के माध्यम से हमारे देश की समकालीन विषम परिस्थितियों और सामाजिक विद्रूपताओं को इसमें प्रकट किया गया है। विद्यार्थियों, इस गज़ल की अगली दो पंक्तियाँ हैं, वो इस प्रकार है। इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो, इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो, जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं। इन पंक्तियों में या गज़ल में जन भावना को नए परिवेश के अनुसार ढालने की आवश्यकता बताई गई है।
कवि दुष्यंत कुमार कहता है कि अंगीठी को जब तक हवा नहीं मिलती तब तक वह धुआं छोड़ती रहती है। कोई लोग को आग पूरी तरह नहीं पकड़ती है। इस प्रकार सामाजिक जीवन में तब तक परिवर्तन हो सकेंगे जब तक उससे उचित वातावरण रूपी हवा नहीं मिलेगी। अतएव उचित मौका एवं सुविधा आदि मिलने से ही कुछ बदलाव आ सकता है। इन पंक्तियों में अंगीठी और आग का प्रतीकात्मक प्रयोग सामाजिक चेतना की दृष्टि से सशक्त है। अप्रस्तुत विधान एवं दृष्टांत द्रष्टव्य है और इन पंक्तियों के माध्यम से जन भावनाओं को नए परिवेश के अनुसार ढालने का प्रयास किया गया है। आगे की 2 पंक्तियाँ वो इस प्रकार है। विद्यार्थियों ध्यान से सुने कि दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हों। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हों, उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ। रंजीदा यानी दुखी, सुआ यानी तोता। दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप काव्य संग्रह से अवतरित यह गजल अपने देश के लोकतंत्रीय शासन की विसंगति पर तीखा व्यंग करती है और कवि एवं शायर दुष्यंत कुमार कहते हैं कि हे मित्र, अपने देश के भाग्य पर तुम व्यर्थ में दुखी मत हो। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पर रंजीदा न हो। रंजीदा यानी दुखी। यहाँ के नेताओं के हाथों में शासन की बागडोर है और उसमें लोकतंत्र रूपी तोता उनकी इच्छा से सचेत है। अर्थात अपने देश का लोकतंत्र भ्रष्ट लोगों के हाथों में कैद है, जो आज हमारे देश में दिखाई दे रहा है। उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ। इन पंक्तियों में भारत के लोकतंत्रीय शासन पर आक्षेप किया गया है। प्रतीकों के माध्यम से राजनीतिक विसंगतियों की व्यंजना की गई है। आगे की 2 पंक्तियाँ, इस गज़ल की अंतिम 2 पंक्तियाँ जो है वो इस प्रकार है। तीसरी गज़ल की, इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियाँ। विद्यार्थियों, गज़ल की इन 2 अंतिम 2 पंक्तियों में वर्तमान काल के अलगाव एवं असंवेदित जीवन को लेकर कवि ने व्यथा व्यक्त की है। कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि शहर में चाहे कोई बारात आवे या कोई बहुत बड़ी वारदात हो जावे, घटना घट जावे, परंतु लोग उन्हें देखने के लिए अपनी खिड़कियां नहीं खोलते हैं, बाहर नहीं देखते कि क्या हो रहा है। अर्थात लोगों में संवेदनाहीनता, लोगों की संवेदन शून्यता, परस्पर अलगाव एवं स्वार्थपरता की भावना बढ़ रही है। इससे शहरी लोग कटे छट्टे से रहते हैं, अलग थलग से रहते हैं। इन पंक्तियों में आज के वर्तमान समय में समाज में व्याप्त अलगाव, स्वार्थपरता, संवेदन शून्यता को दर्शाया गया है। सामाजिक एकता एवं मेल जोल आदि को लेकर कवि ने यथार्थ दशा का चित्रण किया गया है। मानवीय संवेदना का स्वर इसमें दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, ये थी गज़ल 3, जिसका शीर्षक था भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ, जिसका सप्रसंग अर्थ और भावार्थ मैंने आपको सुनाया। निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा और इन गज़लों की सब पंक्तियों में हमारे देश की वर्तमान हालात, दशा, राजनीतिक और सामाजिक विसंगति और विद्रूपताओं को और वर्तमान समस्याओं को बताया गया है और उन सब का यथार्थ चित्रण एवं वर्णन किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही विद्यार्थियों, और आगे की अगली गज़लों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।
आपने समय दिया और इसको ध्यान से सुना, समझा, इसके लिए धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना।